बिहार की छठे चरण की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और सातवें चरण जो कि बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराई गई है, इसमें एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हैं उनको बाहर करने के लिए एक ज्ञापन शिक्षा विभाग में अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा कि माननीय पटना न्यायालय में हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है 2023 में, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है एनआईओएस के संदर्भ में और एनआईओएस को पात्र नहीं माना है प्राथमिक के लिए। उसके बाद से पटना हाईकोर्ट में भी एक केस फाइल हुआ है। इन सबके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि क्या एनआईओएस डीएलएड पर भी खतरा है। जिस प्रकार से माननीय पटना हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थी को छठे चरण से बाहर करने का आदेश दे दिया है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ज्ञापन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि आज ही के दिन अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है। इसमें यही मांग की गई है कि जो 2019 में और जो 2023 में शिक्षक भर्ती हुई है प्राइमरी, उसमें जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। यहाँ पर देखिए, इसमें पूरा 4 पेज का ये ज्ञापन है जिसमें जो शिक्षा विभाग है उसको पूरे मामले से अवगत कराया गया। मामला ये था कि 2019 में शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञापन निकाला जाता है 5 जुलाई 2019 को, जिसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाता है। उसके बाद से जो कैंडिडेट हैं एनआईओएस से संबंधित, वह एक माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं जिसका केस नंबर आप देख पा रहे होंगे 19/842 ऑफ 2019 है, जिसके संबंध में 21 जनवरी 2020 को माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र होंगे। उसके बाद से एनसीटी से भी पत्राचार के माध्यम से एनसीटी ने एक अपना नोटिफिकेशन निकाला, आप देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको 2 वर्षीय जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी होते हैं उनके समकक्ष बता दिया था। उसके बाद से जब ये फैसला दिया गया 21 जनवरी 2020 को माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस फैसले के अगेंस्ट में 2020 में ही एक और केस फाइल किया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट में, जिसका केस नंबर आप देख पा रहे होंगे LPA 305/2020 है। ठीक है, इसमें पटना हाईकोर्ट में ये मामला देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि 17 नवंबर 2022 को इसमें जो डिफेक्ट थे उसको लेकर के रिपोर्ट भेजी गई और 4 सप्ताह में इस डिफेक्ट को दूर करने के आदेश दिए गए। अब यहाँ पर डिफेक्ट दूर नहीं हुआ, इसलिए ये ऑटो एक तरीके से डिसमिस हो गया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, ये डिसमिस हो गया, केस खारिज हो गया। अब इस केस, चूंकि उस समय डिफेक्ट दूर नहीं किया गया तो ये केस खारिज हो गया। अब इसी केस को, चूंकि ये मामला ऑलरेडी माननीय पटना हाईकोर्ट में जब फैसला दिया गया तो उसको चैलेंज करते हुए था, चूंकि इस मामले में सुनवाई नहीं हुई क्योंकि डिफेक्ट था और डिफेक्ट दूर नहीं किया गया, इसलिए केस डिसमिस हो गया। इसी केस को फिर से रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है 305 ऑफ 2000, यहां पर देख सकते हैं 253 ऑफ 2023 वाला मामला, एमजीसी नंबर 253 ऑफ 2023, यानी कि जो ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है उसी केस को रीस्टोर करने की 2023 में कोशिश की जा रही है, यानी वो केस को फिर से रीओपन कराने की कोशिश की जा रही है और एनआईओएस डीएलएड को इसके संबंध में बाहर करने की गुहार लगाई जा रही है। तो इस मामले में क्या कुछ होगा इसके बारे में देखिए, यहाँ पर सब कुछ मामला माननीय पटना हाईकोर्ट पर टिका हुआ है। 2020 का जो केस है जो कि ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है डिफेक्ट दूर ना होने की वजह से, वह 2023 में रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है और इसमें तर्क ये दिया गया है कि जो इनके वकील थे उन्होंने जो इसमें डिफेक्ट था उसके बारे में अवगत नहीं कराया और इस वजह से ये केस डिसमिस हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई, यानी कि जो इनके वकील थे उन्होंने डिफेक्ट के बारे में इनको सूचना नहीं दी, ये इन्होंने क्लेम किया है और इस वजह से केस को रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर माननीय पटना हाईकोर्ट पहले तो इस बात की एग्जामिन करेगी कि 2020 में जो मामला ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि जो उनके एडवोकेट हैं उन्होंने अपने अपीलकर्ता को, यानी जो उनका मुवक्किल है, उनको सूचना नहीं दी कि आपके केस में डिफेक्ट आ चुका है और इसकी डिफेक्ट को दूर करना होगा। तो ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर पहले तो ये केस एक्सेप्ट होगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2020 में ही ये केस एक तरीके से डिसमिस हो चुका है डिफेक्ट दूर ना होने की वजह से, इस केस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तब इस केस को रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि माननीय पटना हाईकोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि जो देखिए जो रीजन बताया गया है वो रीजन एक्सेप्टेबल है या नहीं ये माननीय कोर्ट तय करेगी। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा जो केस था
वो उस समय जो हमारे वकील थे उन्होंने नहीं बताया कि इसमें डिफेक्ट आया और इस डिफेक्ट को दूर कराना होगा, इस वजह से वो एक तरीके से केस खारिज हो गया। अब ये बात माननीय पटना हाई कोर्ट स्वीकार करती है यानी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने अगर कोई केस किया है तो उसमें क्या वर्तमान स्थिति है, वो जो अपील करता है, वो आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सबको पता होता है, आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये माननीय हाईकोर्ट तय करेगी, क्योंकि 2020 का मामला है, 2020 में ही खारिज हो गया और अब 2023 में इसको रीस्टोर करने की बात की जा रही है, रीओपन करने की बात की जा रही है। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो NIOS DLED का मामला है, चाहे वो छठे चरण की बात हो या फिर 7वें चरण की बात हो, वह माननीय पटना हाईकोर्ट में जो उस समय 2020 में मामला चल रहा था उसके फैसले के अधीन में नहीं थी, ठीक है, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उसके भी फैसले के अधीन में नहीं थी। तो जहां तक बात है छठे चरण और 7वें चरण की, तो न्यायिक प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उस हिसाब से ये पूरी तरीके से सेफ है। आप कहेंगे कि इसी प्रकार का मामला जो छठे चरण में है उसमें बीएड कैसे बाहर हो गया, तो बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वह अंतिम आदेश के आधार पर नहीं हुई है, लेकिन जो NIOS DLED अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति हुई है छठे चरण में, वो माननीय पटना हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया उसी के आधार पर वो भर्ती कंप्लीट हुई, जबकि बीएड के संदर्भ में कोई डिसीजन नहीं दिया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रख दिया था। तो दोनों केस अलग है, दोनों केस अलग है, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में स्पष्ट आदेश आर्टिकल 141 के अंतर्गत माननीय पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें लागू करना ही होगा। लेकिन NIOS DLED की जहां तक बात है, यहां पर ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, इस वजह से यहाँ पर एक तरीके से इस पर प्रभाव पड़ पाना छठे चरण की या फिर 7वें चरण की बहुत मुश्किल है। और माननीय पटना हाईकोर्ट अगर इस केस को एक्सेप्ट करती है तब जाकर के चीज़ें अगर NIOS के थोड़ी अगेंस्ट में जा सकती है, लेकिन एक्सेप्ट हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2020 में मामला एक तरीके से खारिज हो गया। अब 2023 में उसी मामले को आप रीओपन कराना चाह रहे हैं। हालांकि ये भर्ती ऑलरेडी माननीय पटना हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई थी और अंतिम आदेश में माननीय पटना हाईकोर्ट ने NIOS DLED को पूरी तरीके से एलिजिबल बताया था, जबकि जो छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी थे उनकी अंतिम आदेश पर नहीं हुआ था, बल्कि वो अंतरिम आदेश पर था कि इनको शिक्षक भर्ती में शामिल कराया जा सकता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वह सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी। सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वही डिसीजन माननीय हाईकोर्ट ने लागू करने के लिए आदेश दे दिया है। ये तो बात हो गई NIOS के बारे में कि छठे और 7वें चरण को लेकर के खतरा नहीं है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसीजन दिया है उसमें उन्होंने जिस डेट में डिसीजन दिया है उसमें पूरे जजमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज नहीं किया गया है। जब तक रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड ना यूज किया गया है तब तक जिस डेट पर वो जजमेंट आया रहता है उसी डेट से वो जजमेंट प्रभावी माना जाता है। क्योंकि ये 28 नवंबर को जजमेंट दिया गया है, तो उस हिसाब से 28 नवंबर से ही ये जजमेंट लागू होने की संभावना रहेगी। तो उस कंडीशन में 7वें चरण में जो नियुक्त हो चुके हैं उन पर भी कोई खतरा नहीं है, और जो छठे चरण में नियुक्त हो चुके हैं उन पर भी कोई खतरा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि अभी इसमें कानूनी दांव पेच और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर ये केस रीस्टोर हो जाता है, अगर माननीय पटना हाईकोर्ट इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है तब इसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि इस एक्सेप्ट होने की संभावना कम है, क्योंकि उस समय 3 साल पहले खारिज हो जाना और अब उस केस को रीस्टोर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। माननीय पटना हाईकोर्ट ये चीज़ों को डिसाइड करेगी। तो अभी तक के हिसाब से NIOS DLED जो छठे चरण में या फिर 7वें चरण में है उन पर कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ये माननीय पटना हाईकोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेती है तब निश्चित तौर पर अगर इन सभी मामलों में चर्चा विमर्श होता है तो इसमें आगे की प्रोसीडिंग में चीज़ें तय होंगी, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से NIOS DLED जो छठे चरण में और 7वें चरण में उन पर अभी तक के हिसाब से कोई भी खतरा नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।